सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। Hello everyone, welcome to Mantra e-learning. चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। अभी तक हमने अकाउंटिंग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी थी वो डिस्कस की। उसके बाद उसमें यूज़ होने वाले कई सारे टर्म्स जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो हमने डिस्कस किए इसके पहले के लेक्चर्स में, जैसे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, फिर एसेट्स के बारे में देखा, लाइबिलिटीज़ के बारे में देखा और रेवेन्यू और एक्सपेंस, ऐसे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो बिजनेस के रिगार्डिंग हमें किस तरीके से जानना है वो हमने अभी तक डिस्कस किया। अभी भी कई सारे ऐसे टर्म्स जो है वो हमें जानने हैं। उसके बाद हम अकाउंटिंग की सिस्टम जो है वो सिस्टम से किस तरीके से अकाउंट्स प्रिपेयर होते उसके बारे में डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, तो आज भी हम आज के लेक्चर में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टर्म है आज का वो है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का मतलब होता है किसी भी प्रकार का खर्च। जैसे हमने इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस की थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर उसको बोलते थे पेमेंट, रिसिप्ट पेमेंट की जो डिस्कस की थी उसी रिगार्डिंग ये टर्म भी है। तो कोई भी अमाउंट जो हमें कुछ स्पेंड करना पड़ता है फॉर द बेनिफिट उसको हम बोलेंगे एक्सपेंस, यानी द अमाउंट स्पेंड एंड बेनिफिट ऑफ विच इज अवेलेबल टू द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर इज एक्सपेंस। अब खाली हमने अमाउंट पे किया या स्पेंड किया या फिर उसमें से कुछ बेनिफिट लिया उतना ही यहाँ नहीं है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये है कि ये रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर के अंदर होना चाहिए। मतलब जो भी पैसा हमने कुछ पेमेंट किया या किसी को पैसा दिया और उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट लिया, ये जो है वो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर होना चाहिए। अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है अप्रैल टू मार्च, जो अप्रैल से शुरू होता है मार्च पे ख़त्म होता है। तो इसी के अंदर हमने कोई ऐसा कोई अमाउंट स्पेंड किया या किसी को पेमेंट किया और बदले में कुछ बेनिफिट बिजनेस के लिए हमने लिया, तो वो होता है एक्सपेंस। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर के बारे में जाने तो ये 12 मंथ का पीरियड होता है और 12 मंथ के पीरियड के अंदर ही हमें जिसका बेनिफिट मिलने वाला है, ऐसे जो एक्सपेंसेस है उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंस। जैसे कि सैलरी एक्सपेंस हो गया, वेजेस, ब्रोकरेज, कमीशन, डिस्काउंट, तो ये सारे एक्सपेंस के एग्जाम्पल है, बराबर। फिर आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू को हम इनकम भी कहते हैं, इसके बारे में भी हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम। रेवेन्यू यानी कैपिटल और रेवेन्यू, जैसे हमने दो टर्म्स देखे थे, बराबर, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू का मीनिंग होता है यहाँ पे इनकम। गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड एंड प्रोवाइडेड टू द कस्टमर रेस्पेक्टिवली। हम कोई भी बिजनेस करते हैं या तो उसमें कोई हम गुड्स सेल करते होंगे या सर्विस प्रोवाइड करते होंगे। बिजनेस का दो ही मीनिंग होता है, या कोई आप गुड्स सेल करते हो, परचेस सेल करते हो, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो ये गुड्स और सर्विस जब हम प्रोवाइड करते हैं या सेल करते हैं कस्टमर को, उसके बदले में जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू यानी इनकम। इफ क्रेडिट सेल, हाँ, अभी सेल जो होता है वो कैश भी होता है और क्रेडिट भी होता है। इफ क्रेडिट सेल आर मेड एंड अमाउंट इज रिसीवेबल इट इज ऑल्सो रेवेन्यू। अगर हमने क्रेडिट सेल भी किया है और उसका पैसा मिलना बाकी है अभी, उसे भी हम रेवेन्यू कहते हैं। वहाँ पे इनकम में थोड़ा अलग था मीनिंग। इनकम के अंदर ये था कि जो पैसा मिला उसी को हम इनकम मानते थे।
यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर दो मीनिंग है, ऐसा है कि आपने क्रेडिट सेल भी कर दिया, इन फ्यूचर आपको पैसा लेना है, उसे भी हम रेवेन्यू मानेंगे। जैसे अदर इनकम हो गई, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, डिविडेंड रिसीव्ड फॉर द रिस्पेक्टिव पीरियड एंड इवन आउटस्टैंडिंग आर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू। सेल्स की जो रेवेन्यू है वो तो सबसे पहली रेवेन्यू है, सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू है फॉर द बिजनेस, बट यहाँ पे अदर इनकम भी होती है कुछ, जैसे कि रेंट मिला, कोई इन्वेस्टमेंट किया तो उसका इंटरेस्ट मिला, वो सारी चीज़ें जो है उसको भी हम रेवेन्यू कहेंगे। और बाकी भी है अगर मिलना, यानी आउटस्टैंडिंग जो है उसे भी रेवेन्यू कहेंगे। तो रेवेन्यू और इनकम का जो मीनिंग है दोनों अलग है थोड़ा। इनकम का मीनिंग ये होता है कि जो पैसा आपको मिला उसे हम बोलते हैं इनकम। वो दो टाइप की थी, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, बराबर, जो हमने इसके पहले लेक्चर में बहुत ही डिटेल्स में इसको डिस्कस किए। अभी यहाँ पे खाली हमको समझना है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब होता है आपने कोई भी एक्टिविटी, जो बिजनेस की मेन कोर एक्टिविटी जो बोलते हैं हम, वो करके जो इनकम मिलती है वो इनकम मिली तो भी रेवेन्यू है, अगर मिलना बाकी है तो भी उसको हम रेवेन्यू कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का मीनिंग तो पता है हमको। प्रॉफिट क्या होता है? जब हम सेल करते हैं तो सेल्स वैल्यू में से जो भी प्रोडक्ट हमने सेल की उसकी कॉस्ट वैल्यू माइनस कर दे और जो बचता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट, बराबर। और अब देखते हैं बिजनेस के टर्म्स रिगार्डिंग प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ रेगुलर पेमेंट्स विच इज नोन एज रेवेन्यू पेमेंट फ्रॉम रेगुलर रिसिप्ट विच इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द ईयर, द रिमेनिंग सरप्लस इज नोन एज प्रॉफिट। यहाँ पे ये बताया है कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ रेगुलर पेमेंट्स की डेफिनेशन में, पेमेंट्स के मीनिंग में हमने समझा था कि पेमेंट्स के दो टाइप के मीनिंग पेमेंट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू पेमेंट, दूसरा होता है कैपिटल पेमेंट। अब रेवेन्यू टाइप का जो भी पेमेंट है वो सारे पेमेंट हम डिडक्ट कर दे, डिडक्ट मतलब माइनस कर दे फ्रॉम रेगुलर रिसिप्ट। रेगुलर जो रिसिप्ट होती है वो रेगुलर रिसिप्ट यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द ईयर, एक साल की, एंड द रिमेनिंग सरप्लस इज नॉन एज प्रॉफिट। यहाँ पे खाली सेल्स और कॉस्ट का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपके रेगुलर रिसिप्ट जो है वो रेगुलर रिसिप्ट में से रेगुलर पेमेंट हम माइनस कर दे और बाकी जो सरप्लस बचता है उसे कहेंगे प्रॉफिट। दूसरे मीनिंग में ये भी कह सकते हैं द एक्सेस ऑफ डे टू डे इनकम्स और एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ डे टू डे इनकम, हर रोज की इनकम ओवर एक्सपेंस, एक्सपेंस से बढ़ के जितनी भी है उसे हम कहेंगे प्रॉफिट। दिस रेवेन्यू प्रॉफिट इज इन अकाउंट, दिस काइंड ऑफ प्रॉफिट इज कॉम्प्यूटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अकाउंट्स के अंदर हमें ये प्रॉफिट कहाँ से मिलता है, तो इसके लिए एक अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे उसमें किस तरह से बनेगा वो सीखेंगे। बट यहाँ पे आपको खाली याद रखना है कि प्रॉफिट हमें कहाँ से मिलेगा, ये अकाउंटिंग सिस्टम हम यूज़ करेंगे और इसके स्टेप बाय स्टेप जो भी है वो फॉलो करके जितने भी लेजर बनाने हैं, जितने भी अकाउंट्स बनाने हैं, जितने भी एंट्रीज करनी है, वो सारे सिस्टम फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट जो है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में मिलेगा। प्रॉफिट का नॉर्मली मीनिंग है आपके जो भी इनकम है उसमें से जो भी एक्सपेंस है वो माइनस कर देंगे, तो जो भी बचता है यानी कि जो सरप्लस, जो ज़्यादा अमाउंट है वो होती है प्रॉफिट। दूसरे तरीके से मीनिंग ये हुआ कि डे टू डे के ट्रांजेक्शन के अंदर हमारा इनकम जो ओवर एक्सपेंस, एक्सपेंस से ज़्यादा जितनी इनकम है उसे हम कहेंगे प्रॉफिट, बराबर। और ये प्रॉफिट जो है वो हम अकाउंट्स में कहाँ पे मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बराबर है। तो प्रॉफिट नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं वो अलग है, थोड़ा यहाँ पे बिजनेस टर्म्स में हम जाएंगे तो थोड़ा इसका ये टेक्निकल थोड़ा टर्म है वो हमें समझना है, ठीक है। अभी तक जो हमने देखा वो एक्सपेंस, रेवेन्यू और प्रॉफिट। इससे पहले एक्सपेंस और रेवेन्यू के बारे में हमने रिसिप्ट और पेमेंट देखा था। इस दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस समझोगे तब आपको पता चलेगा ध्यान से कि प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है। प्रॉफिट में देखो यहाँ पे पेमेंट्स वर्ड यूज़ किया है और पेमेंट के आगे यूज़ किया है रेगुलर। रेगुलर पेमेंट का मतलब होता है, रेगुलर पेमेंट का मतलब होता है रेवेन्यू पेमेंट, यानी कि जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं वो, यहाँ पे कोई एसेट सेल करेंगे हम तो वो तो क्या हो जाएगा, कैपिटल पेमेंट। एसेट्स परचेस करेंगे तो वो कैपिटल पेमेंट हो जाएगा, उसकी बात नहीं है यहाँ पे।
यानी कि जो प्रॉफिट मिलता है वो रेगुलर ट्रांजेक्शन से ही मिलता है, कोई अलग यानी कि एसेट्स के ट्रांजेक्शन है, कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन है, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस वो सही है, लेकिन वो इनकम और एक्सपेंस कौन सा होना चाहिए, ओनली फॉर बिजनेस पर्पस, और वो रेगुलर होना चाहिए, इरेगुलर नहीं। और इरेगुलर में क्या आता है, कोई हमने परचेस कर ली एसेट, कोई हमने सेल कर लिया एसेट, वो सारी चीज़ें जो है वो इरेगुलर में आती है, तो उसको प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये 4 टर्म्स हम बराबर से समझेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस, पेमेंट और रिसिप्ट, तब हमें प्रॉफिट का पूरी तरह से मीनिंग यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पता चल गया होगा आपको कि प्रॉफिट का क्या होता है मीनिंग, रेगुलर पेमेंट्स और रेगुलर इनकम का डिफरेंस, यानी कि जो भी सरप्लस बचता है वो दूसरे टाइप से हम कहेंगे उसको डे टू डे इनकम्स ओवर एक्सपेंस, और ये हमें कहाँ मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। दिस काइंड ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। अब ऐसा जो प्रॉफिट होता है उसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट, बिकॉज दिस प्रॉफिट इज डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंस। अब जो हम रेगुलर ट्रांजेक्शन करेंगे उससे जो मिलेगा उसे बोलेंगे रेगुलर प्रॉफिट। तो जब इरेगुलर प्रॉफिट जो बनेगा, यानी कि जो एसेट हम सेल करते हैं या परचेस करते हैं तब जो मिलता है उसे हम कहेंगे इरेगुलर प्रॉफिट। जैसे दिस रेगुलर प्रॉफिट बट मेनी टाइम्स देर इज अ क्रिएशन ऑफ इरेगुलर प्रॉफिट नॉन एज कैपिटल प्रॉफिट। 3 वर्ड बराबर समझने हैं। सबसे पहला रिसिप्ट, रिसिप्ट के कितने टाइप्स थे, 2, कैपिटल और रेवेन्यू। अब कैपिटल क्या थी, जो एसेट सेल करके मिलती थी, इरेगुलर मिलती थी, और रेवेन्यू टाइप की क्या थी, जो डे टू डे रेगुलर ट्रांजेक्शन थी। उसी के रिगार्डिंग आगे हम जाएंगे, तो रेगुलर रिसिप्ट और रेगुलर पेमेंट का जो डिफरेंस है उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट, जो रेगुलर ट्रांजेक्शन होते हैं वो। अब इरेगुलर जो होता है उसकी भी इनकम और एक्सपेंस होता है, इनकम और एक्सपेंस या रिसिप्ट और पेमेंट होता है, तो उसका जो डिफरेंस होता है उसे हम कहेंगे इरेगुलर प्रॉफिट, और उसको बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। रेगुलर, इरेगुलर, रेवेन्यू, कैपिटल, बराबर, ये 4 चीजें ध्यान में रखनी है। तो इंटर कनेक्शन है इन सब वर्ड्स के अंदर, तो इसको पूरी तरह से आपको अलग से समझना है, ठीक है। उसे रिगार्डिंग आपको ट्रांजेक्शन इतने समझ में आएंगे। अब जितने टर्म्स आपको मीनिंग में बराबर ध्यान से समझोगे उतने ही आपको ट्रांजेक्शन समझ में आएगा, और जितनी अच्छी तरह से आप ट्रांजेक्शन समझोगे उतनी ही अच्छी तरह से उसकी जो एंट्री करनी है, हमें जो डेबिट क्रेडिट का रूल्स अप्लाई करना है वो आप कर पाएंगे। वही एक बेसिक है अकाउंटिंग का। अगर आपको वही पता चला तो आप आराम से कोई भी ट्रांजेक्शन है, कोई भी क्वेश्चन है, उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, वो है लॉस। लॉस यानी अभी प्रॉफिट का जो मीनिंग समझा हमने, प्रॉफिट का मीनिंग क्या था, इनकम ओवर एक्सपेंस, यानी कि एक्सपेंस से जितनी भी इनकम ज्यादा है उसे हम कहेंगे प्रॉफिट। तो इसका सीधा उल्टा है, एक्सपेंस ओवर इनकम, एक्सपेंस ओवर इनकम। एक्सपेंस इनकम से ज्यादा है तो फिर वो जो सरप्लस रहेगा, या उसको डेफिसिट भी बोल सकते हैं, जो डेफिसिट रहेगा उसे हम कहेंगे लॉस, बराबर। देखिए यहाँ पे जो फोटोज मैंने दिखा उसमें डाउन साइड लाइन जा रही है हमारी, बराबर, तो वो क्या होता है, लॉस। द कॉम्पिटिशन ऑफ लॉस इज कॉन्ट्रेरी टू प्रॉफिट कॉम्पिटिशन, मतलब उसका सीधा वो ऑपोजिट साइड है। द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिडक्शन ऑफ रेगुलर इनकम्स फ्रॉम द रेगुलर एक्सपेंस इज कॉल्ड लॉस, दिस कॉल्ड रेवेन्यू लॉस। अब रेगुलर जो है तो उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। डिफिसिट वर्ड इज पॉपुलर फॉर लॉस इन प्रैक्टिस। प्रॉफिट के लिए क्या है, सरप्लस, सरप्लस ऑफ इनकम और एक्सपेंस, तो वो हो गया प्रॉफिट। यहाँ पे क्या है, डेफिसिट वर्ड। लॉस के लिए सरप्लस नहीं बोलते हम, सरप्लस ओनली फॉर किसके लिए यूज होता है, प्रॉफिट के लिए, क्योंकि वो ज्यादा है तो वो प्रॉफिट है, कम है तो ये लॉस है। मतलब एक ही साइड से आप देखो तो इनकम ज्यादा है तो क्या है, प्रॉफिट, इनकम कम है तो क्या है, लॉस। तो एक ही वर्ड से हम करेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट है और एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस है, नहीं, एक ही तरह से देखें तो इनकम ज्यादा यानी कि इनकम सरप्लस है ओवर द एक्सपेंस तो क्या है, प्रॉफिट। और अगर इनकम जो है वो डेफिसिट है, मतलब कि कम है, इनकम कम है, एक्सपेंस ओवर है, तो फिर उसे क्या बोलेंगे, लॉस। तो ये जो वर्ड है वो आपको ध्यान में रखना है। अनदर टाइप्स के हम बोल सकते हैं कि देयर कैन बी हैपनिंग ऑफ लॉस विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी।
अगर कुछ एक्टिविटी भी नहीं करेंगे, बिजनेस के अंदर कुछ एक्टिविटी ही नहीं होगी तो अभी लॉस होगा। कैसे लॉस होगा? तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो बिजनेस एक्टिविटी करो या ना करो वो खर्चे लगते ही है, तो इनकम तो है ही नहीं पर एक्सपेंस हो गया तो फिर वो क्या हो गया? लॉस। दिस इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो इस टाइप का लॉस है। ये जो है वो पर्टिकुलर एक टाइप का लॉस है, उसे इरेग्युलर उसको बोलेंगे हम। डे टू डे रोज रोज फायर नहीं लगती, बराबर। कभी कभी ऐसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हैवी रेन की वजह से गुड्स का डिस्ट्रॉय हो गया या गुड्स डैमेज हो गया, तो ये सारे जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस होते हैं इरेग्युलर। बट रेगुलर क्या होता है? रेगुलर ये होता है कि जब हम इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस निकालेंगे, वहाँ पे हमें एक्सपेंस ज़्यादा दिखेगा, इनकम कम दिखेगी, तो फिर वो लॉस है, बराबर। ऐसे इरेगुलर जो होते हैं वो कभी कभी कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है या कोई इवेंट बन जाती है तब होता है, उसको बोलते हैं इरेगुलर लॉस। अब एक एग्जांपल देखते हैं। इफ कॉस्ट ऑफ दिस गुड्स 5000 देन लॉस विल बी 5000। अगर 5000 का गुड्स था और वहाँ पे आग से उसको लॉस हो गया पूरा, तो मतलब लॉस क्या हो गया? 5000 का। अब इसमें इनकम एक्सपेंस का कोई डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसी कुछ इवेंट ही ऐसी बनी कि हमने कुछ किया ही नहीं, सेल भी नहीं किया, परचेज भी कुछ भी नहीं किया, इनकम नहीं मिली, एक्सपेंस नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, बट एक कुछ ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटी हो गई कि जहाँ से वो पूरा का माल जो है वो लॉस हो गया, तो पूरी अमाउंट हमारी हो गई लॉस। दूसरा ये भी हो सकता है कि स्टॉलन, चोरी हो गया, बराबर। ट्रांसिस्ट, मतलब जब हमने माल एक जगह से दूसरी जगह भेजा तो रास्ते में कुछ एक्सीडेंट की वजह से लॉस हो गया। तो इस तरीके से कुछ लॉसेस भी होते हैं जहाँ पे इनकम एक्सपेंस का डिफरेंस काम नहीं आता, पर इस टाइप की इवेंट के हिसाब से वो भी लॉस होते हैं, तो उसको भी लॉस कहते हैं, मतलब नुकसान हो गया वो कहते हैं, ठीक है। इफ एनी एसेट मीट्स विद एक्सीडेंट दिस इवेंट इज ऑल्सो ट्रीटेड लॉस। कोई एसेट के अंदर भी कुछ, मान लो कि मशीनरी का कुछ बड़ा नुकसान हो गया, कोई पार्ट्स डैमेज हो गया, तो वो भी लॉस है। बट मशीनरी जब हम परचेस करते हैं तो भी उसको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंस, जब सेल करते हैं तब उसको बोलते हैं हम कैपिटल रेवेन्यू या कैपिटल इनकम। तो मशीनरी के अंदर ऐसा लॉस भी होगा तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल लॉस। जो रेगुलर होता है उसे हम बोलेंगे रेगुलर लॉस। रेगुलर एक्टिविटी से मतलब ट्रेडिंग की एक्टिविटी, सेल परचेस करने से, इनकम रिसीव करने से जो भी हुआ वो बिजनेस की जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है उससे जब मिलता है उसको रेगुलर लॉस बोलेंगे, मतलब रेवेन्यू लॉस बोलेंगे। कुछ ऐसी इवेंट हो जाती है जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई फायर लग गई, कोई हैवी रेन हो गई, तो वैसे जो लॉस होते हैं उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस इसलिए क्योंकि वो नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं हुआ है, और ऐसा मतलब एसेट का कुछ ऐसा लॉस हो गया तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल लॉस। तो लॉस का नॉर्मल डेफिनेशन ये है। फिर उसके बाद 3 टाइप के लॉसेस होते हैं, ठीक है। अब उसका ऑपोजिट देखते हैं, गेन। प्रॉफिट वर्ड जो है वो अलग है और ये गेन वर्ड जो है वो भी अलग है। प्रॉफिट एंड गेन जो वैसे तो सिनोनिम्स ही है, एक ही वर्ड है, बराबर, पर थोड़ा यहाँ पे थोड़ा अलग सा उसका डेफिनेशन है। कभी कभी उसको हम इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है तो उसको हम गेन भी बोलते हैं और प्रॉफिट भी बोलते हैं। चलिए अब आते हैं बिजनेस की कुछ एक्टिविटीज़। अब एक्टिविटीज़ जब हम करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो आप वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है। एक होता है परचेस। अभी तक मैंने आपको कोई वर्ड समझाने के लिए ये टर्म्स का यूज़ किया था, परचेस। जैसे परचेस और सेल किया, तो परचेस क्या होता है अब उसको डिटेल में समझेंगे। मेनी आइटम्स ऑफ सर्विस आर परचेस्ड इन द बिजनेस। परचेस का नॉर्मल मीनिंग ये होता है कि भाई हमने कुछ भी प्रोडक्ट बाय किया तो उसको हम बोलते हैं परचेस। बट अकाउंट की लैंग्वेज में परचेस किसे बोला जाता है? तो अकाउंट्स के अंदर परचेस का मीनिंग जो है वो पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट के लिए होता है, और वो प्रोडक्ट क्या है? गुड्स। गुड्स और एसेट्स, इस दोनों का डिफरेंस हमने एसेट की जब मीनिंग समझा उसमें मैंने समझाया था कि जो भी बिजनेसमैन है, जो भी बिजनेस है, वो जो भी प्रोडक्ट का बिजनेस करता है उससे हम कहेंगे गुड्स। और ऐसे गुड्स का जब वो सप्लायर अपने सप्लायर से बाय करेगा तो वो माना जाएगा परचेस। अब समझो कि उसने कोई मशीनरी परचेस की तो हम बोलेंगे ऐसा कि मशीनरी मैंने परचेस की, तो वो परचेस नहीं है। वो परचेस के मीनिंग में, यानी परचेस टर्म उसके लिए यूज होगा नहीं। ये जितने भी टर्म्स हैं ना वो सब आपके अकाउंट्स के नाम है। जब आप अकाउंट लिखोगे तो आपको पहले ट्रांजैक्शन को समझना है,
और ट्रांजैक्शन के अंदर जितने भी इवेंट हुई है वो इवेंट के अंदर कुछ ना कुछ टर्म्स आपको निकाल के उसके अकाउंट्स फाइंड करने हैं। अकाउंट्स को फिर डेबिट क्रेडिट का रूल्स लगाना है, बराबर। तो यही वो टेक्निक है, यही वो सिस्टम है। तो परचेस जो है वो अब कब यूज करेंगे? परचेस तभी यूज करेंगे जब जो गुड्स है हमारा, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं वो गुड्स परचेस करेंगे, बाय करेंगे तब, बराबर। ऑल दिस परचेसेस आर नॉट ट्रीटेड एज परचेस बिजनेस, बराबर। हम कई सारी सर्विसेज और कई सारे आइटम्स प्रोडक्ट्स परचेस करते रहते हैं बिजनेस के अंदर, पर सबको हम परचेस कहते नहीं है, बराबर। दे आर एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, बराबर। अ बिजनेसमैन डज द बिजनेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ दैट गुड्स इट ट्रीटेड एज परचेस इन अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग के अंदर हम जो भी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं वो प्रोडक्ट जब हम बाय करेंगे, परचेस करेंगे, उसी के लिए खाली परचेस वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। दिस परचेस कैन बी इन कैश और इन क्रेडिट। परचेस कैश से भी हम कर सकते हैं और क्रेडिट से भी कर सकते हैं। सेल्स, तो सेम यहाँ पे सेल्स का भी मीनिंग होता है। सेल्स करना मतलब कुछ भी बेचना, सेल करना, बराबर। तो बिजनेसेस के अंदर यहाँ पे बहुत सारी इनकम्स होती रहती है, जैसे कि रेंट की इनकम हो गई, इंटरेस्ट की इनकम हो गई, वो इनकम्स का टर्म में हमें देखा था। बट सेल्स ओनली फॉर किसके लिए यूज होता है? जो भी प्रोडक्ट का जो बिजनेस है वो बिजनेस करता है, मतलब कि बिजनेसमैन जो प्रोडक्ट अपने बिजनेस के में सेल परचेस ट्रेडिंग करता रहता है उसको ही बोलेंगे हम सेल। वही प्रोडक्ट जब उसने सेल की है उसी को बोलेंगे हम सेल। उसके अलावा जो भी उसको इनकम मिलती है उसको हम सेल मानेंगे नहीं। जो गुड्स है वो जब वो अपने कस्टमर को सेल करेगा या कैश या फिर क्रेडिट पे, तो उसे हम कहेंगे सेल। यानी सेल और परचेस का जो भी वर्ड है ना वो ओनली फॉर गुड्स के लिए ही यूज होगा। तो ये जो एक्टिविटी होती रहती है, डे टू डे की एक्टिविटी है, रेगुलर एक्टिविटी है बिजनेस की, बराबर, सेल करना और परचेस करना। इसे हम एक टर्म में यूज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग करना। सेल परचेस करना वो प्रोसेस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग करना। जो प्रोडक्ट बनाना होता है, मतलब प्रोडक्ट तैयार करना होता है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, बराबर। तो कोई मैन्युफैक्चरर जो होता है वो खुद अपने प्रोडक्ट बनाता है और वो प्रोडक्ट बना के बाद उसमें सेल करता है, बराबर। इस तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज होती है। तो सेल और परचेस का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग। अब इस सेल और परचेस करने से क्या होगा? पहले तो जो बिजनेस है उसमें हम कुछ स्टॉक यानी कुछ गुड्स परचेस करेंगे, फिर उसमें से कस्टमर को सेल करेंगे। पूरा जब परचेस जो जितनी भी प्रोडक्ट ली वो सेल हो जाएगी, उसके बाद नया परचेस करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं बिजनेस में। हमने देखा होगा कहीं भी आप जाओगे कोई भी शॉप के अंदर के कुछ भी, तो वहाँ पे गुड्स होने की पड़ा रहता है, बराबर। कोई मॉल में हम गए तो वहाँ पे सारी प्रोडक्ट ऐसी पड़ी रहती है, वैसे उसको खत्म होने की राह नहीं देखनी है, वो तो परचेस तो होता ही रहेगा और सेल भी होता रहेगा, ये तो रेगुलर एक्टिविटी है। तो ये परचेस और सेल करने से एक चीज बाहर आती है, वो है स्टॉक। यानी कि अभी भी आपके बिजनेस के अंदर जो भी माल पड़ा है, जो भी गुड्स पड़ा है बिजनेस के पास, उसको हम क्या कहेंगे? स्टॉक। और ये स्टॉक कहाँ से आता है? सेल परचेस की एक्टिविटी से। मतलब पहले हम करेंगे परचेस, फिर उसमें से जितना होगा सेल, और जितना सेल होता जाएगा उतना वापस ऑर्डर देते जाएंगे और परचेस करते रहेंगे। जो बचा है उसे हम क्या कहेंगे? स्टॉक। गुड्स परचेस बाय बिजनेस फॉर बिजनेस पर्पज, वो होता है ट्रेडिंग पर्पज, बराबर। गुड्स रिमेन अनसोल्ड फ्रॉम द गुड्स इज कॉल्ड एज अ स्टॉक। जो अनसोल्ड किया हुआ गुड्स, जो सेल किए बगैर का जो पड़ा हुआ जो गुड्स है उसे कहेंगे स्टॉक। जैसे देखो कि यहाँ पे 70,000 का परचेस किया था, बराबर। अब उसमें से 45,000 का सेल हो गया, बराबर। 45,000 सोल्ड फॉर 75,000, मतलब 70,000 का हमने परचेस किया था। अब उसमें से 45,000 का गुड्स जो है वो हमने 75,000 में सेल किया। प्रॉफिट तो ऐड करेंगे ना, 70,000 का स्टॉक लाया फिर उसको 70,000 में ही सेल करेंगे तो प्रॉफिट कहाँ से रहेगा? तो इसके लिए 45,000 का स्टॉक, इसमें से 70,000 में से 45,000 का स्टॉक 75,000 में सेल कर दिया, तो बाकी कितना स्टॉक बचा? तो बाकी जो स्टॉक बचा वो इस तरीके से यहाँ पे निकलेगा, बराबर। देखो हमने परचेस कितने में किया था, यहाँ पे परचेस की वैल्यू क्या है?
परचेस की वैल्यू है 70,000। अब इसमें से सेल्स की वैल्यू भले 75,000 है, पर वो सेल किया वो स्टॉक कितने का था, 45,000 का। तो 70,000 माइनस 45,000, अब जो ये बचा 25,000 वो होता है स्टॉक। तो कुछ इस तरीके से हमें मार्केट में स्टॉक देखने को मिलता है। कभी भी आप कोई बिजनेस की विजिट करते होगे आपको पता होगा, बराबर। तो इस तरीके से होता है ये स्टॉक। अब ये स्टॉक जो है वो दो टाइप्स के हो जाते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है, तो जब हम साल खत्म होता है, मतलब कि अकाउंटिंग ईयर पूरा होता है, उसके लास्ट डेट पे जो स्टॉक हमारे पास रहता है, ऑन हैंड स्टॉक होता है, उससे हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं और सीधा उसके दूसरे ही दिन नया साल शुरू होता है, नया अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है, तो वो तब ये स्टॉक हो जाता है ओपनिंग स्टॉक। यानी कि साल के खत्म होने के लास्ट डेट पे जो स्टॉक रहेगा उसे कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और जो साल शुरू होगा तब पहले दिन पे जो हमारे पास स्टॉक होगा उसे कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। ये दोनों वैल्यू सेम ही रहती है, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही ओपनिंग होता है। पर क्लोजिंग क्यों बोलते हैं, लास्ट डेट पे होता है उसको क्लोजिंग कहते हैं, और फर्स्ट डेट पे जो होता है उसको ओपनिंग कहते हैं। ठीक है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एंड ओपनिंग वैल्यू 25,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या है, करंट एसेट है, जो हमने देखा था एसेट की डेफिनेशन में। वो हमारे पास पड़ा रहता है स्टॉक, उसके लिए बोलते हम उसको एसेट। अब सब सेल और परचेस की एक्टिविटी होगी, उससे हमें दूसरे दो वर्ड्स यहाँ पे सीखने हैं, दो टर्म सीखने हैं। एक है डेटर्स। अब ये डेटर्स क्या होता है, डेटर्स जो है वो टर्म किसके लिए यूज होता है, तो उसको दूसरे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो उसको हम कस्टमर्स भी बोल सकते हैं, बराबर। जब हम सेल करते हैं क्रेडिट पे, मतलब अभी पैसा नहीं मिला, 1 महीने बाद 2 महीने बाद जो भी टर्म कंडीशन है उस हिसाब से इन फ्यूचर पैसा मिलेगा, बराबर। तो बिजनेस जो होता है उस तरीके से होता है, क्रेडिट पे माल सेल करते हैं। तो जितने लोगों को, यानी कि जितने कस्टमर को हमने क्रेडिट पे सेल किया, वो सारे कस्टमर का एक लिस्ट बनता है कि कितने कितने कस्टमर के कौन कौन से किससे पास से कितना पैसा लेना बाकी है। वो जो लिस्ट होता है, वो लिस्ट के अंदर जितने भी लोग आते हैं उन सब को हम बोलते हैं डेटर्स। इंडिविजुअली उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टमर। बट ये पूरा ग्रुप जब होता है तो वो ग्रुप को पूरे को क्या बोलते हैं, डेटर्स, बराबर। व्हेन बिजनेसमैन सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू हिज ओन कस्टमर, दोस कस्टमर आर आल्सो कॉल्ड डेटर्स। उसको हम डेटर्स भी बोलते हैं, ये कस्टमर भी बोलते हैं, बट अकाउंटिंग टर्म्स में उसको हम डेटर्स ही बोलेंगे, बराबर। कस्टमर बिकम्स डेटर ऑफ दैट अमाउंट फॉर विच गुड्स इज सोल्ड ऑन क्रेडिट। उसको हमने कितना सेल किया वो अमाउंट डेटर्स की नहीं होती है। डेटर्स की अमाउंट क्या होती है, जितना पैसा अभी लेना बाकी है, बराबर। डेटर्स आर ट्रीटेड करंट एसेट। डेटर्स जो होते हैं उसको हम करंट एसेट कहते हैं। वो टर्म्स हमने करंट एसेट की जब बाइफर्केशन देखा था वहां पे भी समझे थे, तब मैंने बताया कि डेटर्स का मीनिंग हम डिटेल में समझेंगे। तो ये होता है डेटर्स का मीनिंग, बराबर। वो करंट एसेट होते हैं क्योंकि हमें पैसा वो लेना है, बराबर। बिजनेस में वो पैसा कभी भी आने वाला है तो उसको बोलते हैं करंट एसेट। और ये जो है वो रेगुलर एक्टिविटी है, चलती रहती है। मतलब 30 डेज के क्रेडिट पे हमने गुड सेल किया है तो 30 डेज के बाद पैसा मिलेगा, फिर वो सेल होगा, फिर 30 डेज बाद वापस पैसा मिलेगा। तो ये 1 साल के अंदर की वो सब सारी जो है ट्रीटमेंट होती रहती है, बराबर। तो ये होती है करंट एसेट, उसकी वैल्यू। सेम वो होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब हमारे जितने भी सप्लायर है, हमारे जितने भी सप्लायर है। सप्लायर मतलब हम जिससे गुड्स बाय करते हैं, जो हमें गुड्स प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, वो परचेस करते हैं, बराबर। जिससे हम माल परचेस करते हैं। तो ऐसे जितने भी लोग होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर्स। अ बिजनेस डज क्रेडिट सेल इन द सेम वे अंडरटेक्स क्रेडिट परचेस। जैसे वो क्रेडिट सेल करते हैं वैसे ही वो क्रेडिट परचेस भी करते हैं। तो जितने भी पर्सन है जिससे हमने ऐसे क्रेडिट पे परचेस किया है, बराबर, वो सारे बन गए हमारे बिजनेस के क्रेडिटर्स। और ये क्रेडिटर्स मतलब हमें पैसा देना है, तो ये क्या हो गई, हमारी लाइबिलिटी। और ये कौन सी लाइबिलिटी हो गई, करंट लाइबिलिटी। ठीक है। तो आज हमने इतने इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे। सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने एक्सपेंस और रेवेन्यू से, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, परचेस, सेल, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड स्टॉक। ये सारे के सारे टर्म्स जो है वो रेगुलर बिजनेस की एक्टिविटी में यूज करते हैं, बराबर। तो
ठीक है, यहाँ पे हमने डिटेल में देखा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे क्यों यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये क्लियर होगा तभी आप अकाउंट को मतलब कि जो भी ट्रांजेक्शन है उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे और फाइनल अकाउंट तक जो सिस्टम है उसमें हम अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।